ये हमारी लास्ट वीडियो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें उस पर इफेक्ट डालती हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लिख करके आनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑफ बाइफिनाइल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है बाइफिनाइल का, उस बाइफिनाइल में जो हम सबस्टिट्यूएंट जोड़ते जाएंगे तो जो हमारा स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा घटेगा, वो स्टेरिक इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बाइफिनाइल क्या होता है। बाइफिनाइल यानी कि दो फेनिल रिंग एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं डायरेक्टली, तो उसे हम बोलते हैं बाइफिनाइल। और उसमें अगर हम यहां पर सबस्टिट्यूएंट जोड़ते जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो आता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, बस वो ही चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्पीसीज इन विच टू फेनिल रिंग आर कनेक्टेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स आर नोन एज बाइफिनाइल, यानी कि बाइफिनाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें दो फेनाइल रिंग आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं डायरेक्टली, उसे हम बाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है। एंड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, कोई भी मान लो कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन इस सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू आराम से रोटेट कर सकते हैं, यानी कि रोटेशन चलता रहता है, ये कार्बन घूमता रहता है, ये कार्बन भी घूमता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा ये जो बॉन्ड होता है वो रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ये कार्बन है, ये कार्बन घूम नहीं पाते हैं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकते हैं हमारे एटम्स। ठीक है। तो पॉसिबल होता है विच इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सबस्टिट्यूएंट विच इज अटैच्ड टू ऑर्थो, अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजीशन। देखो इसका जो स्पेक्ट्रा आता है उस पर जब हम ऑर्थो पोजीशन, ये जो है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन पर हमारे जो सबस्टिट्यूएंट अगर हम जोड़ते जाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो शिफ्ट होती हमें दिखाई देने वाली है। तो वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, किस वजह से होगी, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पर हमारे सबस्टिट्यूएंट जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर हमारा फर्क पड़ेगा, यानी कि उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ स्मॉल साइज एटम आर प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन एटम और स्मॉल साइज एटम आर प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, यानी कि अगर हमारी इस ऑर्थो पोजीशंस पर हाइड्रोजन या फिर स्मॉल साइज का कोई भी छोटा सा एटम जुड़ा हुआ होता है, देन स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी मिनिमम, यानी कि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। यानी कि अगर मान लो, देखो यहां पर है, यहां पर फेनिल रिंग है, कुछ इस तरीके से फेनिल रिंग है, और यहां पर अगर मान लो कार्बन CH3 जुड़ा हुआ है, सोच के देखो CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 टेट्राहेड्रल एंगल का, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर भी हमारी ऑर्थो पोजीशन है, इस फिनाइल रिंग की ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 इसके CH3 के साथ रिपल्सन शो करेगा, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो ये रिंग क्या काम करेगी, एक रिंग फ्लिप होना चाहेगी, यानी कि दोनों रिंग एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों रिंग जो हैं ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन या फिर छोटा कोई एटम जोड़ते हैं हमारी ऑर्थो पोजीशन पर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि जो हमारे पास जो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनका जो बीच का रिपल्सन हो रहा है ना, उसी को हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस बोथ रिंग आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि अगर मान लो इस तरीके से है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का होता है, तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज का होने की वजह से ये दोनों रिंग है, एक रिंग थोड़ी सी फ्लिप करके एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों रिंग एक दूसरे के सामने नहीं होंगी, यानी कि दोनों की दोनों रिंग एक ही प्लेन में नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन में होने के लिए मिनिमम हमारे पास हिंड्रेंस होना चाहिए, और मिनिमम हिंड्रेंस नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन ये भी एक दूसरे के साथ रिपल्सन शो करेंगे, जिसकी वजह से एक रिंग जो है, एक रिंग थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, घूम जाएगी, यानी कि 45 का एंगल बना लेगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ रहा है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच हिंड्रेंस की वजह से एक हमारी जो रिंग है वो टिल्ट कर जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है, तो ये कब होता है? जब स्मॉल साइज का एटम जुड़ा होता है, यानी कि कितना भी स्मॉल साइज का एटम हम जोड़ दें, हमारी दोनों की दोनों रिंग जो हैं ये एक ही प्लेन में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि छोटे से छोटा एटम भी हमारा रिपल्सन शो करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन भी जोड़ते हैं तो भी वो रिपल्सन शो करेगा, जिससे एक रिंग 45 के एंगल पर चली जाएगी, थोड़ी सी घूम जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, घूम करके 45 के एंगल पर रहेगी टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ 45 का एंगल बना करके रखेंगे ये दोनों की दोनों रिंग, रिजल्टिंग मैक्सिमम रेजोनेंस आर प्रेजेंट। यानी कि इस कंडीशन में देखो हमारे पास एक ही कंडीशन है, दोनों की दोनों रिंग हमारी प्लेन में नहीं हो सकती हैं। एक ही कंडीशन है, छोटा से छोटा हम एटम यहां पर जोड़ रखे हैं इस ऑर्थो पोजीशन पर, जिसकी वजह से हमारी एक रिंग 45 के एंगल पर चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रेजोनेंस होगा, यानी कि अगर इसके अलावा हम हाइड्रोजन्स के अलावा और कोई से ग्रुप्स जोड़ते हैं, एटम जोड़ते हैं, तो हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है जो कि 45 था, अब ये 45 से बढ़ जाएगा, जिससे रेजोनेंस और ज्यादा घटेगा। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिनिमम 45 एंगल तो हमारा इन दोनों रिंग्स के बीच में रहता ही है। इसीलिए यहां पर मैक्सिमम रेजोनेंस होता है। कब होता है? जब यहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है यार, हाइड्रोजन छोटा से छोटा एलिमेंट है जिसका साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से यहां पर रिपल्सन कम होता है और 45 का एंगल, मिनिमम 45 का एंगल यहां पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे हम ऑर्थो पोजीशन पर अब यहां पर ग्रुप्स जोड़ते जाएंगे, हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एक जो हमारी रिंग है वो टिल्ट होती जाएगी 45 से। जैसे जैसे हम हिंड्रेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये 45 का जो एंगल बन रहा है इन दोनों रिंग्स के बीच में वो बढ़ता जाएगा, और रिंग्स के बीच में अगर 45 से ज्यादा का एंगल बढ़ता जाएगा तो यहां पर हमारे पास जो प्लेनरिटी चाहिए, हमारे रेजोनेंस की कंडीशन होती है प्लेनरिटी, अगर प्लेनरिटी नहीं होगी तो रेजोनेंस भी घटता चला जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि दोनों सिस्टम जो हैं वो जितने ज्यादा प्लेन में प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के साथ उतना ही रेजोनेंस होगा। तो जैसे जैसे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर, तो इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा, रेजोनेंस हमारा घटता चला जाएगा। ठीक है, तो देन द सिग्नल्स आर अपीयर टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो सिग्नल होता है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो हमें हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर 45 का एंगल है, रेजोनेंस ज्यादा है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम रेजोनेंस है तो हमारे पास जो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल है वो हमें हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। हायर वेवलेंथ का मतलब होता है कम एनर्जी रिक्वायर है, और कम एनर्जी तब रिक्वायर्ड होती है जब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होता है तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सिग्नल हमें हायर वेवलेंथ पर मिलेगा। एज वी अटैच लार्ज साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, देन ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट बोथ रिंग आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर, हमारा जो ये एक रिंग है वो और ज्यादा टिल्ट होती जाएगी, और ज्यादा घूमती जाएगी। क्योंकि देखो ये घूम क्यों रही है? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए एक रिंग दूसरे रिंग को स्टेरिक हिंड्रेंस को मिटाने के लिए, कम करने के लिए एक रिंग दूसरे रिंग से टिल्ट होती जाती है। देखो यहां पर ये दो जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप आमने सामने हैं। अगर मान लो ये दोनों प्लेनर होंगे, ये दोनों प्लेनर होंगे, तो ये मिथाइल जो है, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और कोई भी सिस्टम नहीं चाहता है कि उसकी एनर्जी बढ़े, उसमें हिस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़े। अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर सकता है, घूम करके किसी भी तरीके से कम कर सकता है, तो वो सिस्टम हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम अपनी जो एनर्जी है उसे कम करना चाहेगा, अपना जो हिंड्रेंस है उसे कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर एक रिंग जो है वो इस तरीके से घूम जाएगी, जिससे एक रिंग के दो मिथाइल इस तरीके से होंगे और एक रिंग इस तरीके से घूम जाएगी, तो इसके मिथाइल यहाँ पर होंगे इस तरीके से। तो इनके बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस थी वो अब बिल्कुल कम हो चुकी है, यानी कि मिनिमम हो चुके हैं एज कंपेयर टू इसके। इस तरीके से बहुत कम हो चुकी है, इस तरीके से ज्यादा होगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप आमने सामने होंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस पैदा होगी। इसीलिए ये
ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाती हैं, क्योंकि यहां पर इसे स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर हमारे पास एक रिंग का रेजोनेंस दूसरी रिंग में नहीं जा पाएगा, और दूसरी रिंग में नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो रेजोनेंस है वो कम हो जाएगा, और रेजोनेंस अगर घट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमें लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलती है। रिजल्टिंग द सिग्नल्स आर अपीयर, ठीक है, रिजल्टिंग द सिग्नल्स आर अपीयर टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल्स है हमें लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल, इसको इस तरीके से इन एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम हिंड्रेंस है। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगा तो यहाँ पर जो ये 45 का एंगल है ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ चुका है। अगर मैं मिथाइल ग्रुप और जोड़ दूंगा तो ये जो एंगल है 45 का एंगल जो बन रहा था इस तरीके से, ये और भी बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाएंगी ये दोनों रिंग, क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी सिस्टम को। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, जिससे एक रिंग का रेजोनेंस दूसरी रिंग में नहीं जा पाएगा, और इससे क्या होगा, इससे हमारे पास रेजोनेंस घट जाएगा, और रेजोनेंस घटेगा तो एनर्जी गैप बढ़ेगा, और एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ेगी तो हमारा जो सिग्नल है वो लोअर वेवलेंथ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बात कर रहा हूं, ऑफ बाइफिनाइल द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज 250 नैनोमीटर, यानी कि इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 250 नैनोमीटर होती है। और अगर एप्सिलॉन की बात करें, यानी कि एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो 19,000 इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एंड फॉर सेकेंड कन्फर्मर, अगर इस कन्फर्मर की बात करें, द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज 237 नैनोमीटर। देखो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती जा रही है, यानी कि लोअर वेवलेंथ पर हमें सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट इफ वी ऐड मोर मिथाइल ग्रुप्स देन वी ऑब्जर्व बेथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि अगर अब देखो इस कंडीशन में, देखो यहाँ पर आने के बाद अगर हम और भी ज्यादा मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है कि इसके बाद, अगर इसके बाद और ज्यादा मिथाइल ग्रुप हम ऐड करेंगे, देखो यहां पर आने के बाद हमारे जो दोनों रिंग हैं वो इतनी जा चुकी हैं, एक दूसरे के इतना विपक्ष में जा चुकी हैं कि एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा है। तो यानी कि यहां तक आने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एक रिंग का दूसरे रिंग में रेजोनेंस नहीं जा रहा है। अब देखो और मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ूंगा तो यहां तक ही मेरा एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा था, तो यहां तक बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। लेकिन यहां पर मिथाइल ग्रुप के आ जाने से, यानी कि मिथाइल ग्रुप किससे बिलोंग करता है, प्लस आर शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। यानी कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट यानी कि किसी भी चीज के, यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो कराता है। यानी कि अगर मान लो, देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लो यहां पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, एक तो इसमें हम लैम्डा मैक्स देखते हैं, एक हम इसमें देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो ज्यादा आने वाली है और इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम आने वाली है, क्योंकि यहां पर CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके आ जाने की वजह से यहां पर रेजोनेंस हाइपोकॉन्जुगेशन आ चुका है। हाइपोकॉन्जुगेशन क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन ये कुछ इस तरीके से आएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से, यहां पर हाइपोकॉन्जुगेशन आ जाता है और हाइपोकॉन्जुगेशन से हमारे सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहां पर अब देखो एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा है, यहां पर ही रुक चुका है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये अगर आ जाते हैं तो यहां पर हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो यहां पर बिल्कुल भी एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा था, यहां पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूएंट क्या जोड़ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ते जा रहे हैं। और मिथाइल ग्रुप अगर हम जोड़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाइपोकॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है उसे स्टेबिलिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी मिलेगी तो
हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि देखो और भी ज्यादा मिथाइल ग्रुप आएंगे तो हमें लोअर वेवलेंथ पर और भी लोअर वेवलेंथ पर हमें सिग्नल मिलना चाहिए, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद ही हमारा एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा था। देखो यहां पर इतना हो रहा था कि ये जो रिंग का रेजोनेंस है ये कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, इस रिंग से इस रिंग में जा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप और आ जाने के बाद यहां पर एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों रिंग इतना एंगल बना लेती हैं कि एक रिंग का रेजोनेंस दूसरे में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमें सिग्नल लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है इसका। लेकिन अगर हम और मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो हमारा ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कन्फर्मर थर्ड और कन्फर्मर फोर्थ की, तो इन दोनों का सिग्नल ना हमें सेम 266 नैनोमीटर पर देखने को मिलता है। देखो बट फॉर कन्फर्मर सेकंड यानी कि सेकंड N135 ट्राई मिथाइल बेंजीन यानी कि फोर्थ कन्फर्मर, द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज सेम, दैट इज 266 नैनोमीटर। देखो यहां पर अब क्या होने वाला है, यहां पर मिथाइल ग्रुप देखो एक दूसरे का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कौन सा था, पहले रेजोनेंस से थोड़ा कनेक्शन बन रहा था, लेकिन ये कनेक्शन हिंड्रेंस की वजह से बिल्कुल टूट चुका है। इसीलिए अगर ये जो हमारे पास मोइटी है ये एक तरीके से सेम टू सेम ये ही है, एक दोनों का इन दोनों का कोई भी रिलेशन अब एक दूसरे के साथ नहीं है। पहले था जो कि थोड़ा बहुत यहां पर रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये जहां पर सिग्नल देगा ये पूरा जहां पर इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी उसकी इसकी भी वहीं पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है, जो कि 266 नैनोमीटर पर आएगी। तो ये था स्टेरिक इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में स्टेरिक इफेक्ट जो होता है वो किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर इफेक्ट डालता है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीजें लिखना सफिशिएंट होती हैं। तो ये था आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।